कैरियर सक्सेस प्लेटफॉर्म पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। सेट 8 दिसंबर 2024 जो पेपर होने वाला है, तो आज हम सीडीपी की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, जो आपके पेपर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से हर बार आपका 10 से 15 क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं, इसलिए आप हर सेट का सबसे पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है आप सेट को कंप्लीट कीजिएगा। उसके बाद से जो नोट्स में आपने नोट बना रखे होंगे उससे भी आप कंप्लीट करके साथ में चलिएगा, जिससे आपके पेपर क्लियर होने की पूरी संभावना रहेगी। तो आज के सेट का डेट है आपका 25 जनवरी 2023 का जो पेपर हुआ था, तो आज हम उसी के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो आज के फर्स्ट क्वेश्चन है सेट का कि डैश 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 स्थूल गत्यात्मक कौशल का उदाहरण है। ऑप्शन है आपका ए भागना, बी पकड़ना, सी आड़ी तिरछी रेखाएं खींचना, डी है निचोड़ना। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि स्थूल गत्यात्मक और सूक्ष्म गत्यात्मक में क्या अंतर है। तो स्थूल हम किसे कहते हैं? स्थूल का मतलब ये होता है कि जो बड़ी मसल्स है जिसके अनुसार हम काम कर सकते हैं उसको हम बोलते हैं स्थूल। और सूक्ष्म किसे कहते हैं? जिसको हम फाइन मोटर भी बोलते हैं, उसको स्थूल को हम क्या बोलेंगे? इसको तो हम बोलते हैं ग्रॉस मोटर। स्थूल गत्यात्मक को इंग्लिश में बोलते हैं ग्रॉस मोटर, और सूक्ष्म को बोलते हैं, ये आपका कौन सा पार्ट हो गया? ये जो है आपका जो बड़ी मसल से काम हो रहा है ये आपका हो जाएगा ग्रॉस मोटर, जिसको हम बोलते हैं स्थूल। ये आपका पार्ट हो जाएगा आपका फाइन मोटर, जिसको हम बोलते हैं सूक्ष्म, मतलब छोटे मसल्स का प्रयोग करना। तो स्थूल का मतलब ये होता है कि जहाँ बड़े मसल्स के जरिए कोई हम काम करते हैं, जैसे कि आपका है जैसे कि हम दौड़ना, भागना, ये सब क्या हमारा, ये सब हो जाएगा आपका, ये सब बड़ी मसल से काम हो जाएगा। फाइन मोटर का मतलब क्या होता है कि जहाँ छोटी मसल से काम होता है, जैसे लिखना, पेंटिंग करना, कढ़ाई बुनाई करना, सिलाई करना, ये सब हमारा क्या सूक्ष्म कौशल का काम है। फाइन मोटर क्या काम है? जैसे लड़की स्पीकिंग कर रही है, मतलब ये क्या हमारा रस्सी कूदे, मतलब ये बड़े मसल्स का प्रयोग करिए, मतलब बड़े मसल्स का प्रयोग करिए। यहाँ पे साइकिल चला रहा है, मतलब ये क्या आपका ग्रॉस मोटर है, जहाँ आपके बड़े मसल्स का प्रयोग हो दौड़ने में, भागने में, कूदने में, क्रिकेट या कोई भी चीज़ जितना भी भागने दौड़ने काम होता है, जहाँ बड़े मसल्स का प्रयोग होगा वो आपका हो जाएगा ग्रॉस मोटर। और जहाँ छोटे मसल्स का प्रयोग होगा, जैसे लिखना, पढ़ना, सिलाई कढ़ाई, खाना बनाना, ये सब क्या हमारा हो जाएगा फाइन मोटर में आ जाएगा। तो इसने कहा था कि स्थूल गत्यात्मक क्वेश्चन का उदाहरण कौन सा है? भागना, पकड़ना, आड़ी तिरछी रेखा खींचना, निचोड़ना। ये पकड़ना क्या हमारा, ये हो जाएगा आपका फाइन मोटर हो जाएगा, मतलब सूक्ष्म हो जाएगा। ये भी फाइन मोटर का हो जाएगा और ये भी फाइन मोटर का हो जाएगा। तो राइट होगा आंसर आपका ऑप्शन हो जाएगा ए, इसका राइट होगा आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आज का है कि अधिकतर बच्चे पेन पकड़ना सीखने से पहले गिलास पकड़ना सीख लेते हैं। विकास का कौन सा सिद्धांत इस विशेष दिशा का वर्णन करता है? ऑप्शन है ए श्रेष्ठगामी सिद्धांत, बी है अधोगामी सिद्धांत, सी पारस्परिकता संपर्क का सिद्धांत, डी है बहिष्कार का सिद्धांत। तो इसका राइट कौन सा होगा आंसर आपका? तो इसका राइट हो जाएगा आंसर आपका ऑप्शन हो जाएगा बी, इसका राइट अधोगामी सिद्धांत इसको बोलते हैं। जैसे बच्चे पेन पकड़ना सीखने पहले गिलास पकड़ना सीख लेते हैं, पेन पकड़ने सीखने से पहले पहले गिलास पकड़ना सीखते हैं, वो कौन सिद्धांत होगा आपका? अधोगामी का सिद्धांत होगा। ठीक है, अब देखते हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। बहुत छोटे बच्चों के लिए निम्न में से कौन सी संस्थाएं समाजीकरण की प्राथमिक संस्थाएं हैं? ऑप्शन ए आपका ऑप्शन हो जाएगा ए आसपास और मुद्रक संचार, बी है विद्यालय और कानून, सी सामाजिक नीति और धर्म, और डी आपका प्रिंटिंग में छूट गया परिवार और आस पड़ोस। फोर्थ में हो जाएगा डी हो जाएगा आपका परिवार और आस पड़ोस। इसने कहा है कि कौन संस्था समाजीकरण की प्राथमिक संस्था हो जाएगी आपकी। ठीक है, तो प्राथमिक संस्था में कौन कौन सी संस्था आती है? जैसे आपका परिवार हो गया, आसपास के पड़ोस हो गए, रिश्तेदार हो गए, ये सब हमारे क्या होते हैं? हमारे ये सब प्राथमिक होते हैं। द्वितीयक में क्या होते हैं? तो द्वितीयक में विद्यालय होता है, मीडिया होती है, मुद्रा संचार होते हैं, कानून, धर्म, समाजीकरण होते हैं, जितने मंदिर हो गए आपका ये होता है सेकेंड होता है। लेकिन प्राथमिक क्या होता है? प्राथमिक आपका परिवार, आसपास पड़ोस के लोग होते हैं, या फिर आपका रिश्तेदार जितने होते हैं, मित्रगण समूह जो होते हैं, ये आपके प्राथमिक समाजीकरण में आते हैं। और सेकेंड द्वितीय समाजीकरण में क्या आते हैं? विद्यालय, मीडिया, मुद्रक संचार, कानून और धर्म समाजीकरण, ये हमारे क्या द्वितीय संस्थाएं हैं। तो इसने कहा है कि सामाजिक प्रथम क्या है? तो आपका आसपास पड़ोस तो है,
प्राथमिक, लेकिन मुद्रक क्या हो गया हमारा, ये द्वितीयक हो जाएगा, विद्यालय द्वितीयक हो जाएगा और ये भी द्वितीयक, समाजीकरण, नीति, धर्म, ये सभी द्वितीयक हो जाएगा। इसका राइट होगा आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी, परिवार और आस पड़ोस, इसका राइट होगा आंसर। अब हम फर्स्ट लिखते हैं कि प्राथमिक संस्थाएं कौन कौन की हो सकती है, जिससे हमारे दिमाग में बिल्कुल सेट रहे। तो प्राथमिक हो जाएगी हमारा, सबसे पहले होगा परिवार, आस पड़ोस, मित्र, रिश्तेदार, ये सब हमारे क्या हो जाएंगे, प्राथमिक। द्वितीयक में क्या होंगे, तो द्वितीयक में हो जाएगा विद्यालय, मीडिया, मुद्रक संचार, कानून और धर्म, ये सब हमारा क्या हो जाएगा, द्वितीयक हो जाएगा। ठीक है, आप इसको कॉपी पेन लेके आप कॉपी पेन में नोट कर लीजिएगा इसको, जिसका आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हो जाएगा, जिन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार बच्चे किस चरण में निगमनात्मक रूप से सोच सकते हैं। ऑप्शन ए संवेदीगामक, बी पूर्व संक्रियात्मक, सी मूर्त संक्रियात्मक, डी औपचारिक संक्रियात्मक। तो इसका कौन सा होगा राइट आंसर, तो राइट होगा आंसर आपका, इसने कहा कि निगमनात्मक मतलब नियम से उदाहरण की तरफ जाने का मतलब होगा आपका औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, जो 11 से एबव की अवस्था होती है। मूर्त में क्या होता है, इसमें होता है आपका आगमनात्मक, इसमें बच्चा उदाहरण से नियम जाता है, और औपचारिक में क्या जाता है आपका, जो 7 से 11 वर्ष की अवस्था होती है, इसमें बच्चा जाता है उदाहरण से नियम की तरफ, और औपचारिक में जाता है जो 11 से एबव होता है, इसमें जाता है बच्चा नियम से उदाहरण क्यों जाता है। तो इसने कहा था कि निगमनात्मक मतलब नियम से उदाहरण, मतलब ये हो जाएगा आपका औपचारिक, या इसको अमूर्त भी बोलते हैं, जो 11 से एबव की अवस्था होती है। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, 5 वर्षीय रीना को 2 पारदर्शी समरूप गिलास दिखाए गए, दोनों ही आकार में छोटे और चौड़े थे, दोनों में बराबर मात्रा में दूध डाला गया, जिससे दिखाने पर रीना ने बराबर होने की सहमति जताई। फिर एक गिलास के किसी अन्य गिलास में डाला गया, जो अपेक्षाकृत लंबा और संकीर्ण था। अब रानी को मानना है कि लंबे गिलास से छोटे गिलास की अपेक्षा ज्यादा है, जिन पियाजे के अनुसार के सिद्धांत के अनुसार यह क्या दर्शाता है, मतलब कि हमारा जो पानी की क्वालिटी सेम है, बस हमारा क्या हो जाएगा कि ये चौड़ा हो गया गिलास और ये भी पतला गिलास, इसमें भी पानी इतना ही डाला गया है, मान लीजिए 50 ml डाला गया और इसमें 50 ml पानी डाला गया, लेकिन इसकी मात्रा ये रहती है और इसकी मात्रा ऐसे हो जाती है। तो बच्चों को लगता है कि इसमें ज़्यादा पानी है और इसमें कम पानी, लेकिन दोनों में सेम क्वांटिटी की पानी है, 50 ml की पानी डाली गई है। लेकिन ये कौन सी अवस्था दर्शाती है, देखते हैं। ऑप्शन आपका विकेंद्रीकरण में कठिनाई, ऑप्शन बी है कि जीववादी सोच, ऑप्शन सी दिया है कि आपका लाक्षणिक प्रकार्य, ऑप्शन डी काल्पनिक निम्नात्मक तर्क। तो इसका राइट होगा आंसर आपका ऑप्शन जगह ए, विकेंद्रीकरण में कठिनाई हो रही है बच्चों को, वो बिल्कुल भी इसके बारे में सोच नहीं सकता कि ये क्या हो रहा है और कैसे हो रहा है, दोनों में अंतर नहीं कर पाता। ये कौन सी अवस्था में होता है, तो आपकी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में बच्चे की कठिनाई होती है, जो आपका 2 से 7 वर्ष की अवस्था होती है। बच्चे किसी भी चीज़ में वर्गीकरण या किसी चीज़ का वर्गीकृत नहीं कर सकता है कि दोनों में चीज़ें सेम है, क्योंकि बताया गया कि इसमें 50 ml है, इसमें 50 ml है, लेकिन ये गिलास पतली है और ये गिलास चौड़ी है। इन दोनों में अंतर नहीं कर पाया कि चौड़े और पतले को मतलब कोई नहीं है, मतलब क्वांटिटी की है, क्वालिटी की नहीं है। तो बच्चे का विकेंद्रीकरण की कठिनाई किस में होती है, ये आपकी होती है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जो 2 से 7 वर्ष की अवस्था होती है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन आज का क्या है। अनु का तर्क है कि वह समाज ही तय कर सकता है कि क्या सही है, व्यक्तिगत रूप नहीं। लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत के अनुसार यह उदाहरण किस चरण को दर्शाता है। ऑप्शन दिया है ए, आज्ञा पालन एवं दंड अभिविन्यास, ऑप्शन बी, अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिविन्यास, सी है अधिकारिता एवं सामाजिक क्रम व्यवस्था अभिविन्यास, डी सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिविन्यास। तो इसका राइट होगा आंसर आपका, कौन सा हो जाएगा आपका आंसर, तो इसका राइट होगा आंसर आपका ऑप्शन होगा सी, अधिकारिता एवं सामाजिक क्रम व्यवस्था अभिविन्यास को दर्शाता है। ये कौन सी अवस्था में होती है, इसको ये अधिकारिता सामाजिक क्रम व्यवस्था अभिविन्यास जो है आपको ये दर्शाता है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आज का क्या है। लेव वागोस्की के विचारों के अनुसार निम्न में से विद्यार्थियों के अधिगम को प्रदान करने का कौन सा तरीका सही है। ऑप्शन ए, उद्दीपन के द्वारा प्रतिक्रिया को अनुकूलित करना,
ऑप्शन बी सही जवाबों के लिए पुरस्कार देना, ऑप्शन सी जरूरत पड़ने पर संकेत और इशारे देना, ऑप्शन डी की बिना चर्चा के सीधा जवाब बता देना। इसका राइट कौन सा होगा आंसर आप? तो इसका राइट होगा आंसर आपका कि जरूरत पड़ने पर संकेत और इशारे देना हमारे लिए क्या है, ये हमारा पार्का प्रदान करता है। ऑप्शन सी इसका राइट होगा आंसर। हम किसी को जहाँ टेम्प्रोरी हेल्प करते हैं, टेम्प्रोरी हेल्प मतलब पार मतलब जो होती है अवस्था, वो कौन सी होती है जहाँ उसको टेम्प्रोरी हेल्प बोलते हैं, या जेडीपी या पार बोल दीजिए, बात वो हो जाएगी लेव वैगोत्स्की के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेव वैगोत्स्की ने निम्न में से किसे बढ़ावा दिया है? ऑप्शन दिया है ए कंठस्थ स्मरण पर अतिरिक्त जोर, ऑप्शन बी सहयोगात्मक अधिगम, ऑप्शन सी परीक्षा केंद्रित शिक्षा शास्त्र, ऑप्शन डी मानकीकृत पाठ्यक्रम। तो इसका राइट होगा आंसर आपको ऑप्शन बी सहयोगात्मक अधिगम पर अधिकतर जोर दिया है वैगोत्स्की ने, न कि कंठस्थ पे दिया है, परीक्षा केंद्रित नहीं दिया, बाल केंद्रित होता है, मानकीकृत नेगेटिव वर्ड है। तो राइट होगा आंसर आपका ऑप्शन होगा बी सहयोगात्मक अधिगम पे अधिक जोर दिया है लेव वैगोत्स्की ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का, डैश 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 एक प्रगतिशील कक्षा में अधिगमकर्ताओं को किस तरह समझा जाता है? ऑप्शन ए ज्ञान के निष्क्रिय ग्रहणकर्ता के रूप में, ऑप्शन बी ज्ञान निर्माण में सक्रिय भागीदारी के रूप में, ऑप्शन सी केवल व्याख्यान विधि में सीखने में सक्षम, ऑप्शन डी स्वतंत्र रूप से सूचना प्रसंस्करण अक्षम में। तो इसका क्या होगा राइट आंसर? तो ऑप्शन जगह ए ज्ञान निर्माण में सक्रिय भागीदारिता के रूप में क्या होगा हमारा, एक प्रगतिशील कक्षा में अधिगमकर्ताओं को किस तरह समझा जाता है? तो ज्ञान निर्माण के रूप में समझा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का, रंजनी देखी गई वस्तु के मानसिक चित्रण और परिवर्तन में बहुत कुशल है। हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार यह किस प्रकार की बुद्धि दर्शाती है? ऑप्शन ए भाषाई, बी है संगीतीय, डी स्थानिक, डी अंतर्वैयक्तिक। इसने ये कहा है कि रजनी देखी गई वस्तु को मानसिक चित्रण और परिवर्तन में बहुत कुशल है। तो इसका कौन सा होगा आंसर इसका? तो इसका राइट होगा आंसर आपको ऑप्शन जगह सी स्थानिक है इसका राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का, अपने विचारों को मौखिकरण जेम्स को दिए सवालों का जवाब ढूंढने में अक्सर मदद करता है। यह कथन क्या सुझाता है? ऑप्शन ए भाषा और संज्ञान संबंधित नहीं है, ऑप्शन बी जैविक परिपक्वता भाषा विकास के जिम्मेदार है, ऑप्शन सी भाषा ज्ञान को सुशासित करती है, ऑप्शन डी भाषाई अभिव्यक्ति के संक्षिप्त में संज्ञान में देरी आ जाती है। तो इसका राइट कौन सा होगा आंसर आपका? तो इसका राइट होगा आंसर आपको ऑप्शन जगह सी इसका राइट होगा कि भाषा संज्ञान को सुशासित करती है, ये कथन सुझाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का, जेंडर डैश 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 एक ऑप्शन है ए एक ऐसी अस्मिता है जो सामाजिक संरचनाओं द्वारा आकृति पाती है, ऑप्शन बी की गर्भधारण के समय से ही पूर्व निर्धारित होता है, ऑप्शन सी एक जन्मजात जैविक गुण है, ऑप्शन डी समाजीकरण की संस्थाओं के से प्रभावित नहीं होता है। तो इसका राइट कौन सा होगा आंसर आपका? तो ऑप्शन जगह ए एक ऐसी अस्मिता है जो सामाजिक संरचनाओं द्वारा आकृति पाती है, वो जेंडर है आपका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का, विभिन्न सामाजिक आर्थिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के बच्चों की युक्त कक्षा में विविध पाठ्यक्रम होने से सभी छात्रों के सीखने के अनुभव समृद्ध होते हैं। यह कथन किस प्रकार है? ऑप्शन है आपका ए सही है क्योंकि बच्चे अपने साथियों के सही कौशल सीखते हैं, ऑप्शन बी में दिया कि सही है क्योंकि यह कक्षा को अधिक श्रेणीबद्ध बनाता है, ऑप्शन सी दिया गलत है क्योंकि इससे अनावश्यक प्रतिस्पर्धा होती है, ऑप्शन डी में गलत है क्योंकि यह बच्चों को भ्रमित कर सकता है और वे खोया हुआ महसूस कर सकते हैं। तो इसका कौन सा होगा राइट आंसर? तो इसका राइट होगा आंसर आपको ऑप्शन जाएगा ए इसका राइट होगा कि सही है क्योंकि बच्चे अपने साथियों से कई कौशल सीखते हैं विभिन्न सामाजिक और आर्थिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के बच्चों युक्त कक्षा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का, अधिगम के लिए मूल्यांकन किस प्रकार का होना चाहिए? ऑप्शन ए संदर्भित, डी मानकीकृत, सी है मानदंड संदर्भित, ऑप्शन डी अध्यापक अभिमुखी। तो इसका राइट होगा आंसर आपका कैसा मूल्यांकन होना चाहिए? तो संदर्भित होना चाहिए मूल्यांकन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का, एक अध्यापिका द्वारा अपनाई गई कौन सी युक्ति विद्यार्थियों को में सृजनात्मक सोच को बढ़ावा देगी? ऑप्शन ए बड़े बड़े गद्य कंठस्थ याद करने के लिए देना, ऑप्शन बी किसी समस्या को दर्शाने के विषय तरीकों को प्रोत्साहित करना,
ऑप्शन सी प्रकारात्मक स्थिरता को पुरस्कृत करना। ऑप्शन डी ऐसी समस्याएं प्रस्तुत करना जिनके लिए नौचारी समाधान खोजने की जरूरत हो। तो इसका राइट कौन सा होगा आंसर आपका? तो ऑप्शन हो जाएगा इसका राइट ऑप्शन डी, ऐसी समस्याएं प्रस्तुत करना जिनके लिए नौचारी समाधान खोजने की जरूरत हो। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, वंचित वर्गों संबंधित विद्यार्थियों के सफल समावेशन हेतु निम्न में से क्या जरूरी है? ऑप्शन ए अन्वय पाठ्यक्रम, ऑप्शन बी परीक्षा केंद्रित शिक्षा शास्त्र, ऑप्शन सी उचित समायोजन, ऑप्शन डी अगम्य दुर्गम इमारती संरचना। तो इसका राइट होगा आंसर आपका ऑप्शन सी उचित समायोजन, इसका राइट होगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस सिद्धांत पर समावेशन की विचारधारा आधारित है? ऑप्शन ए समता, ऑप्शन बी समानता, ऑप्शन सी लगाव अलगाव, ऑप्शन डी पक्षपात। तो इसका राइट होगा आंसर आपको ऑप्शन जाएगा ए समता, इसका राइट होगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का, अवधान न्यूनता अतिक्रियाशीलता विकास जूझते विद्यार्थियों में निम्न में से कौन सा अभिलक्षण अक्सर पाया जाता है? ऑप्शन ए उच्च स्तरीय तौर से व्यवस्थित होना, ऑप्शन बी बहुत सचेत होना, ऑप्शन सी लंबे निर्देशों को सुनते समय धैर्यवान होना रहना, ऑप्शन डी आकुल रहना। तो इसका कौन सा होगा राइट आंसर? तो इसका राइट होगा आंसर आपका ऑप्शन डी आकुल होना, इसका राइट होगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का, सृजनात्मक विद्यार्थी के बारे में निम्न में से क्या सही है? ऑप्शन ए वे कार्य को समझने में काफी समय लेते हैं, ऑप्शन बी वे नवीन और मूल विचार सुझाते हैं, ऑप्शन सी वे अपने सहपाठियों के मुकाबले संज्ञानात्मक विकास में पिछड़े होते हैं, ऑप्शन डी उन्हें विषय वस्तु को समझने में काफी मेहनत लगती है। तो इसका राइट कौन सा होगा आंसर आपका? तो इसका राइट होगा आंसर आपका ऑप्शन बी, वे नवीन और मूल विचार सुझाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का, स्वलीनता कई प्रकार के क्षेत्रों में चुनौती पैदा करती है, फिर भी स्वलीनता से जूझते विद्यार्थियों में निम्न में से कौन सा सामर्थ्य होता है जिसका अध्यात्म का सदुपयोग कर सकती है? ऑप्शन ए व्यापक तथ्यात्मक जानकारी का प्रतिधारण, ऑप्शन बी सामाजिक परिस्थितियों का सही विवेचन, ऑप्शन सी स्नातक नम्यता, ऑप्शन डी अपनी भावनाओं का सटीक संप्रेषण। इसका राइट होगा आंसर आपको ऑप्शन जाएगा ए व्यापक तथ्यात्मक जानकारी की प्रतिधारण करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का, विद्यार्थियों में प्रभावशाली एवं अर्थपूर्ण अधिगम को बढ़ावा देने के लिए एक अध्यापक को किस पर बल देना चाहिए? ऑप्शन ए दी गई जानकारी को कंठस्थ स्मरण करने के लिए, ऑप्शन बी विद्यार्थियों में प्रतिस्पर्धा की भावना को बढ़ाने के लिए, ऑप्शन सी व्यवहार के अनुकूलन के लिए, ऑप्शन डी पाठ्य सामग्री की वास्तविक जीवन संदर्भ से जोड़ने के लिए। तो इसका राइट होगा आंसर आपको ऑप्शन जाएगा डी, इसका राइट होगा कि पाठ्य सामग्री को वास्तविक जीवन संदर्भ में जोड़ने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का, निम्न में से कौन सा उपगम विद्यार्थियों ज्ञान अर्जन की योग्यता के कमतर आंकता है? ऑप्शन ए खोजी अधिगम, ऑप्शन बी सहयोगात्मक अधिगम, ऑप्शन सी सहज अनुमान लगाना, ऑप्शन डी निष्क्रिय नकल। तो इसका राइट होगा आंसर आपको ऑप्शन डी निष्क्रिय नकल क्या हमारी योग्यता को कमतर आंकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का, कथन और तर्क। कथन है किसी नए संप्रत्यय को पढ़ाने के समय एक अध्यापिका को विद्यार्थियों के पूर्व ज्ञान को सक्रिय करना चाहिए। तर्क है कि अधिगम अधिक प्रभावशाली होता है जब विषय वस्तु को जानकारी के असंबंधित खंडों के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। सही विकल्प क्या है? ऑप्शन ए और आर दोनों सही है लेकिन आर ए की सही व्याख्या करता है। ऑप्शन बी है कि ए और आर दोनों सही लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ऑप्शन सी ए सही लेकिन आर गलत है। ऑप्शन डी ए और आर दोनों गलत है। तो इसका राइट कौन सा होगा आंसर आपका? तो इसका राइट होगा आंसर आपका ऑप्शन सी ए सही है लेकिन आर गलत असंबंधित खंडों को रूप में प्रस्तुत कर रहा है, ये गलत बात है। तो इसका राइट होगा आंसर आपको ऑप्शन सी, इसका राइट होगा। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिगम की प्रकृति डैश और डैश है। अधिगम की प्रकृति कैसी होती है? ऑप्शन ए सक्रिय और सामाजिक, ऑप्शन बी निष्क्रिय और सामाजिक, ऑप्शन सी सक्रिय और व्यक्तिगत, ऑप्शन डी निष्क्रिय और व्यक्तिगत। तो इसका राइट होगा आंसर आपका। तो अधिगम की प्रकृति हमारी कैसी होती है? सक्रिय और
सामाजिक होती है। तो इसका राइट होगा आंसर आपका ऑप्शन ए इसका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का, निम्न में से कौन सी युक्ति समस्या समाधान के लिए प्रभावशाली है? फर्स्ट में दिया कि स्मृति सहायक विधियां हैं, सेकंड में है कि अन्वेषण है, थर्ड में है कि प्रकात्मक स्थिरता है, फोर्थ में कलन विधि है। तो ऑप्शन दिया कि ए में दिया है कि 1 2 3 सही है, ऑप्शन बी में दिया है कि 2 3 4 सही है, ऑप्शन सी में है कि 1 3 4 सही है, ऑप्शन डी में दिया कि 1 2 4 सही है। तो इसका कौन सा होगा राइट आंसर? तो इसका राइट होगा आंसर आपका ऑप्शन डी 1 2 3 1 2 और 4 सही इसका होगा कि स्मृति सहायक होनी चाहिए, अन्वेषण होना चाहिए और कलन विधि होनी चाहिए, प्रभावशाली समस्या समाधान के लिए प्रभावशाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का, कथन ए और कथन आर। कथन है कि एक अध्यापिका को विद्यार्थियों को अपने विचार साझा करने के लिए प्रेरित करना चाहिए, चाहे वो विचार भ्रांतियां ही क्यों ना हो। ऑप्शन तर्क में दिया आर की भ्रांतियां विद्यार्थियों द्वारा गठित सहज सिद्धांत होती है जो अधिगम प्रक्रिया महत्वपूर्ण होती है। तो सही विकल्प क्या है आपका? ऑप्शन दिया है कि ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर ए की सही व्याख्या करता है। ऑप्शन बी है कि ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ऑप्शन सी है कि ए सही है लेकिन आर गलत है। ऑप्शन डी है कि ए और आर दोनों गलत है। तो इसका कौन सा होगा राइट आंसर? तो इसका राइट होगा आंसर आपको ऑप्शन हो जाएगा ए इसका राइट होगा कि आर और ए की सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का, संवेगों और संज्ञान के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए उच्च स्तरीय विद्युतता समस्या समाधान कौशलों को बेहतर करती है। ऑप्शन बी की संतुलित उत्साह भागीदारी और अधिगम को बढ़ाता है। ऑप्शन सी निराशा अधिगमकर्ताओं को और अधिक प्रयास करने को अभिप्रेरित करती है। ऑप्शन डी की शर्मिंदगी अधिगमकर्ताओं को सामूहिक कार्यों में पहल करने के लिए अभिप्रेरित करती है। तो इसका राइट होगा आंसर आपका ऑप्शन हो जाएगा इसका बी, संतुलित उत्साह और भागीदारी अधिगम को बढ़ावा देती है या बढ़ाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का, विद्यार्थियों को किस प्रकार के लक्ष्य निर्धारित करने के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए? ऑप्शन ए महारत उन्मुखी, ऑप्शन बी की प्रदर्शन उन्मुखी, ऑप्शन सी असफलता स्वीकृत, डी है कि सफलता परिहार। तो इसका राइट होगा आंसर आपको ऑप्शन जाएगा महारत उन्मुखी इसका राइट होगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का, डैश डैश अधिगम को सकारात्मक रूप से प्रभावित करता है जबकि डैश नकारात्मक रूप को प्रभावित करता है। ऑप्शन दिया कि विचारवेश या संकल्पना मानचित्रों को, ऑप्शन बी की निष्क्रिय नकल या अनुसंधान को, ऑप्शन सी चर्चा समालोचनात्मक चिंतन को, ऑप्शन डी की स्कीमा सक्रियता या अधिगम आसक्ता को। तो इसका राइट होगा आंसर आपका ऑप्शन हो जाएगा डी इसका राइट होगा कि स्कीमा सक्रियता अधिगम को सकारात्मक रूप से प्रभावित करता है जबकि अधिगम आसक्ता नकारात्मक रूप से प्रभावित करता है। तो इसका राइट होगा आंसर आपका ऑप्शन होगा डी इसका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किस प्रकार के शिक्षा शास्त्रों का प्रस्ताव रखती है? ऑप्शन ए परीक्षा केंद्रित, ऑप्शन बी अध्यापक केंद्रित, ऑप्शन सी अधिगमकर्ता केंद्रित, ऑप्शन डी बहिष्कार केंद्रित। तो इसका राइट होगा आंसर आपका ऑप्शन हो जाएगा सी, अधिगमकर्ता केंद्रित शिक्षा शास्त्रों को प्रस्ताव रखती है, अधिगमकर्ता केंद्रित को। तो आज का सेट यही समाप्त होता है। वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। थैंक यू।